आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में मुसलमान किस पर करेंगे भरोसा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या ओवैसी। लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से संघर्ष का ऐलान किया है। मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत हिरासत में रखा गया था और 14 महीने के बाद उन्हें मंगलवार रात को रिहा किया गया। हालांकि इतने लंबे समय तक नजरबंद रहने के बावजूद उनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। रिहाई के तुरंत बाद ही महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष का ऐलान किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो संदेश जारी कर धारा 370 हटाए जाने को काला फैसला करार दिया है और कहा कि कश्मीर को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। चलिए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हज़ारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने सोशल मीडिया पर जनता की भारी नाराजगी और ट्रोल होने के बाद अपने इंटरफेथ फैमिली विज्ञापन को मंगलवार के दिन हटाने का फैसला लेते हुए उसे वापस ले लिया। ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी के इस विज्ञापन को लव जिहाद और नकली धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला बताया गया। कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा, उसके एकात्म अभियान के पीछे का विचार इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, स्थानीय समुदाय और परिवार को एक साथ आकर जश्न मनाने के लिए प्रेरित करना था। कंपनी ने सफाई में ये भी कहा, विज्ञापन जनमानस को खुशहाली का मौका देने के बजाय मूल उद्देश्य से भटका गया। एड फिल्म ने अपने उद्देश्य के विपरीत लोगों की नाराजगी बढ़ाई, जिससे हमें गंभीर प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के सदर्न हेलमंड के नवा जिले में अफगान वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हादसे में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। टोलो न्यूज के अनुसार सूत्र का कहना है कि घटना हेलीकॉप्टर द्वारा कमांडो को वापस लाने और घायल सुरक्षा बलों को ले जाने के दौरान हुई। एक अन्य सूत्र ने बताया कि घटना में 8 लोग मारे गए। वहीं अफगानिस्तान के सुरक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। देश में जारी कोरोना संकट और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने दशहरा, दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। कोरोना संकट के कारण देश में रेगुलर ट्रेन को बंद रखा गया। हालांकि इस दौरान स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। इंडियन रेलवे ने मंगलवार को ऐलान किया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे की तरफ से बयान में जारी किया गया है कि रेलवे को त्योहार मौसम के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए ये फैसला किया गया। ये ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल समेत अन्य जगह चलाई जाएगी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से जल प्रलय जैसे हालात देखने मिल रहे हैं। हैदराबाद और आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ जल सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है।
घुटने से अधिक तक सड़क पर पानी है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कार बाइक तक बह जा रही है। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कुल मिलाकर शहर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बारिश के बाद जल जमाव का आलम यह है कि मुख्य मार्ग तक कमर तक पानी भर गया है और गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के अन्य इलाकों में हुई बारिश के बाद भारी तबाही से निपटने के लिए राहत और बचाव का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन को राज्य में भारी बारिश की वजह से अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा कई अप्रिय घटना की सूचना मिली है। फिलहाल जान माल की क्षति का आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं इस बार बिहार में किस पार्टी को आखिर मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है। बिहार असेंबली इलेक्शन की सरगर्मी अपने रफ्तार में चल रही है। नामांकन करने का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में बिहार में एक बड़ा तबका यानी मुसलमान है जो हमेशा से बिहार की सियासत में अहम रोल अदा करता रहा है। बिहार आबादी के लहजे से मुल्क की तीसरी बड़ी रियासत है। यहाँ मुसलमान आबादी उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा है। बिहार में 243 सीट में से 40 सीट ऐसी है जहां मुसलमान वोटर 20% से ज़्यादा हैं। वोट हमेशा से अजीम इतिहाद के वोट बैंक कहे जाते हैं। हालांकि अजीम इतिहाद से ज़्यादा कभी ये वोटर लालू यादव के खास थे जो बाद में जेडीयू की तरफ आ गए थे। लेकिन आरजेडी जेडीयू के अलावा लोजपा और अब ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिम वोट मिलता है। इस इलेक्शन में मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में मुस्लिम वोटर का बिखराव भी बड़े पैमाने में देखने को मिलेगा। कब कितने मुस्लिम एमएलए बने, जीत हासिल की, ये सब हम आपको बताएंगे। बिहार बनने से लेकर अब तक कुल 16 असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं। बिहार में 1951 में पहली बार इलेक्शन हुए थे। तब बिहार और झारखंड एक ही रियासत हुआ करती थी। उस वक्त यहाँ असेंबली के 276 सीट होते थे, जबकि कुछ सीटों पर एक से ज़्यादा एमएलए दर्ज किए जाते थे। साल 1951 में कुल 330 एमएलए चुने गए थे, जिसमें से 24 एमएलए मुसलमान थे। उसके बाद 1957 असेंबली इलेक्शन में 319 एमएलए में से 25 मुसलमान थे। 1962 के असेंबली इलेक्शन में 21 मुसलमान एमएलए को जीत मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा 34 मुस्लिम एमएलए 1985 के असेंबली इलेक्शन में परचम लहराकर आए थे, जबकि सबसे कम 16 मुस्लिम एमएलए अक्टूबर 2005 के असेंबली इलेक्शन में आए। बिहार असेंबली में अभी 23 मुस्लिम एमएलए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 11 राजद के, जेडीयू के 5 और कांग्रेस के 6 एमएलए मुस्लिम तबके से आते हैं। झारखंड बनने के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमएलए इसी दफ़ा जीतकर असेंबली पहुंचे थे। वहीं नीतीश के सीएम बनने से पहले तक लगभग 15 सालों तक बिहार के मुसलमान लालू यादव का रियायती वोटर रहा है। क्या सीएम नीतीश पर मुसलमानों का भरोसा बरकरार है? नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर को रुझाने के लिए 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मुखालिफत की थी। हालांकि 3 तलाक और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान दोनों सदनों में उनकी पार्टी के सांसद वॉकआउट कर गए थे, लिहाजा इसे मुखालिफत नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक खामोशी से सपोर्ट करना कहलाता है। सबसे बड़ा मामला तब आया जब मजहब की बुनियाद पर CAA और NRC जैसे मुद्दे पर जेडीयू ने हुकूमत का साथ दिया और मुसलमानों में इसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। मुल्क के साथ साथ बिहार के हर जिले में प्रोटेस्ट किया गया, मगर जेडीयू ने इस तबके को अनदेखा किया, जिसका असर इस इलेक्शन पर देखने को मिल सकता है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफ़ी हावी है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिहार का मुसलमान एक बार फिर आरजेडी का रुख करने जा रहा है। बिहार में कैसे खेल बिगाड़ेगा ओवैसी फैक्टर? बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% के करीब है। हैदराबाद के लोकसभा MP असुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM बिहार इलेक्शन में एक बार फिर से मैदान में है। इस बार ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा की RLSP, मायावती की BSP, RJD, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी के साथ ग्रैंड अलायंस सेक्युलर पार्टी फ्रंट बनाया है, जिसमें ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने फ्रंट का CM उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि हैदराबाद में हिंदू हो या मुसलमान,
सबके चहेते ओवैसी इस बार क्या बिहार इलेक्शन में एक बार फिर सबको चौंका पाएंगे? तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मिलेट टाइम्स के साथ। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलेट टाइम्स सबसे पहले।